आज हमारे सामने प्रतीक सक्सेना की एक कहानी है जिसका टाइटल है वो बुरी नहीं थी। ये पहली नज़र में एक हॉरर कहानी जैसी लगती है, मतलब बदला, भूत और खूनी मौतें। लेकिन जब आप इसकी परतों को खोलते हैं तो ये दोस्ती, धोखे और उस सवाल की कहानी बन जाती है कि जब इंसाफ का हर दरवाज़ा बंद हो जाए तो क्या होता है। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं लिखी गई है। ये असल में इंसानी फितरत के सबसे अंधेरे कोनों को टटोलती है। हम आज सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कहानी में क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक ने इसे कैसे बताया और इन सब के पीछे का मतलब क्या है, कौन किसे इस्तेमाल कर रहा है और असली गुनहगार कौन है। चलिए तो फिर इस उलझी हुई कहानी को सुलझाते हैं। शुरुआत होती है एक आम सी दिखने वाली पार्टी से। कुलदीप के घर पर उसके सारे दोस्त जमा हैं। ऋषि, सुजैन, मोनिक, शुभित, निशा और भी कई लोग। माहौल जश्न का है, सब नशे में धुत हैं। लेकिन अगली सुबह पार्टी का जो खुमार है वो एक झटके में उतर जाता है। हाँ, सुबह सुबह दरवाजे पर पुलिस आ जाती है। वो बताते हैं कि उन्हें सुजैन ने एक वीडियो कॉल किया था। अच्छा। हाँ, जिसमें वो खून से लथपथ थी और कह रही थी, मेरे दोस्त मुझे मारना चाहते हैं। अब ये सुनकर तो मतलब सबके होश उड़ गए, क्योंकि सुजैन तो सामने सोफे पर कंबल ओढ़े सो रही थी। और यहीं कहानी अपना पहला भयानक मोड़ लेती है। ऋषि, जो शायद सबसे ज्यादा परेशान था, वो पुलिस को यकीन दिलाने के लिए सुजैन के ऊपर से कंबल हटाता है और वहां सुजैन की लाश नहीं बल्कि उसके शरीर के कई टुकड़े पड़े मिलते हैं। सोचिए उस कमरे का मंजर। ये सीन कहानी का टोन सेट कर देता है। ये कोई साधारण कत्ल नहीं है। जिस वहशीपन से लाश के टुकड़े किए गए, वो बताता है कि इसके पीछे कोई गहरी नफरत या बदला है। ये एक पर्सनल अटैक है। कहानी शुरू से ही हमें इशारा दे रही है कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। तय हो जाती है पुलिस स्टेशन के लॉकर के अंदर, जबकि सारे दोस्त अलग अलग सेल में बंद थे। और यहाँ कहानी लॉजिक और हकीकत की सारी हदें पार कर जाती है। पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिलती है, उसमें दिखता है कि हत्या के वक्त सारे दोस्त हथियारों के साथ ऋषि के सेल में मौजूद थे। क्या? लेकिन ये मुमकिन कैसे है? वो सब तो अपने अपनी कोठरियों में बंद थे। बिल्कुल। फुटेज में ना वो आते हुए दिखते हैं, ना जाते हुए। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी का वो पहला पल था जहां मुझे लगा कि ये कोई आम मर्डर मिस्ट्री नहीं है। यहाँ कानून, सबूत और तर्क सब फेल हो जाते हैं। ये अलौकिक घटनाओं की तरफ पहला और सबसे बड़ा इशारा था। बिल्कुल। ये कहानी का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। लेखक यहाँ साफ कर देता है कि अब आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे और मानना होगा कि कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो इंसानी समझ से परे हैं। पुलिस के पास वीडियो सबूत है जो भौतिक रूप से नामुमकिन है। और यहीं से ये कहानी एक क्राइम थ्रिलर से निकलकर सुपरनैचुरल हॉरर के दायरे में पूरी तरह दाखिल हो जाती है। तो सबूतों के अभाव में दोस्तों को जमानत तो मिल जाती है, लेकिन पुलिस की हिरासत से ज्यादा खतरनाक कुछ उनका बाहर इंतजार कर रहा था। अब ये लड़ाई कानून से नहीं बल्कि किसी अनदेखी ताकत से थी, है ना? हाँ, और यहीं से कहानी का साइकोलॉजिकल हॉरर पहलू सामने आता है। उन्हें अपने मरे हुए दोस्तों सुजैन और ऋषि के साए दिखने लगते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ उनके मन का वहम है, उनकी गुनाहों का बोझ है, या फिर वो आत्माएं सच में बदला लेने लौट आई हैं। कहानी हमें यकीन दिलाती है कि ये वहम नहीं है। फिर एक एक करके मौतें होने लगती हैं। पहले निशा और फिर कुलदीप। कुलदीप की मौत का तरीका तो और भी डरावना था। वो गाड़ी चला रहा है और अचानक उसे रियरव्यू मिरर में अपनी पिछली सीट पर सुजैन और ऋषि बैठे हुए दिखते हैं। इस खौफ से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बाद में उसकी भी वैसी कटी फटी लाश मिलती है। यहाँ हत्या का पैटर्न देखिए। ये सिर्फ मारना नहीं है, मारने से पहले डराना, तड़पाना और मानसिक रूप से तोड़ देना है। ये उस आत्मा के गुस्से और दर्द को दिखाता है। वो चाहती है कि उसके गुनहगार भी मरने से पहले वही खौफ महसूस करें जो उसने किया था। जब कानून और पुलिस कुछ नहीं कर पाते हैं तो बचे हुए दोस्त कहाँ जाते हैं? एक बाबा के पास। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जब मॉडर्न लॉजिक फेल हो जाता है तो किरदार अक्सर पारंपरिक विश्वास और आध्यात्म की ओर भागते हैं। ये हमारे समाज का एक रिफ्लेक्शन भी है। सही कहा। भारतीय कहानियों में बाबा या गुरु जैसे किरदार अक्सर एक सूत्रधार का काम करते हैं। वो राज जानते हैं जो आम दुनिया से छिपे होते हैं।
और यहाँ भी यही 150 साल के बाबा कहानी का सबसे बड़ा राज खोलते हैं। वो बताते हैं कि इन सब मौतों के पीछे विशाली नाम की एक आत्मा का हाथ है। और ये नाम सुनते ही सब सन्न रह जाते हैं, क्योंकि विशाली भी उन्हीं की दोस्त थी जिसकी कुछ समय पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। बाबा का ये खुलासा कहानी को एक नई दिशा देता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन मार रहा है, बल्कि सवाल ये है कि विशाली बदला क्यों ले रही है। उसकी मौत का वो कौन सा सच है जो सबने मिलकर छिपाया था। और यहीं से कहानी के असल दर्द की शुरुआत होती है। कहानी में एक और बहुत ही अनोखा किरदार है, एक गुड़िया जिसका नाम है रिद्धि। विशाली को लगता था कि वो उसकी काल्पनिक दोस्त है, लेकिन असल में उस गुड़िया में विशाली की माँ की आत्मा थी। ये तो और भी दुखद है। मतलब विशाली को कभी पता ही नहीं चला कि उसकी माँ की आत्मा बचपन से एक गुड़िया के रूप में उसकी हिफाजत कर रही थी। बिल्कुल, ये जो माँ की आत्मा का गुड़िया में बसने का आइडिया है, ये हमें कई हॉरर फिल्मों की याद दिलाता है, जैसे एनाबेल। लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल बहुत अलग है। ये डराने के लिए नहीं, बल्कि एक माँ के अटूट प्यार और सुरक्षा की भावना को दिखाने के लिए है, जो इसे और भी ज्यादा दर्दनाक बना देता है। कहानी बताती है कि विशाली की माँ रिद्धि को उसके ससुराल वालों ने बेटी पैदा करने पर जलाकर मार दिया था, और मरने से पहले वो अपनी नवजात बच्ची को उसी बाबा को सौंप गई थी। तो ये कहानी सिर्फ विशाली के बदले की नहीं, बल्कि एक माँ के अधूरे प्यार और समाज की उस सोच की भी है जो बेटी को एक बोझ समझती है। अब मुझे समझ आ रहा है कि कहानी का शीर्षक वो बुरी नहीं थी क्यों है। ये सिर्फ विशाली के लिए नहीं, शायद उसकी माँ के लिए भी है। यही इस कहानी की खूबी है। ये एक साथ कई परतों पर चलती है। अब कहानी उस रात पर पहुंचती है जो सारे फसाद की जड़ है। एक तांत्रिक गुरु कुछ समय के लिए विशाली की आत्मा को काबू में कर लेता है, और तब वो परमेश नाम के एक दोस्त को सब सच बताती है। और वो सच किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। वो रात विशाली का जन्मदिन था, और उसके ही दोस्तों अरमान, ऋषि और कुलदीप ने एक वकील, रंजीत और कुछ और लोगों के साथ मिलकर उसका बेरहमी से बलात्कार किया था। और जो बात इसे और भी ज्यादा घिनौना बनाती है, वो ये है कि उसके अपनी सहेलियां निशा, सुजैन और रूपाली भी इस सब में शामिल थीं। उन्होंने उसे बचाने की जगह उन दरिंदों का साथ दिया। दोस्ती और विश्वास का इससे ज्यादा भयानक रूप नहीं हो सकता, जहां आपके अपने ही रक्षक भक्षक बन जाए। और यही वो पल है जब विशाली चीखती रही, मैं बुरी नहीं थी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये पूरे समाज के उस रवैये के खिलाफ एक चीख है जो हमेशा पीड़ित को ही गलत ठहराता है। उसे बुरी तरह तड़पाने के बाद एक फैक्ट्री की मशीन में डालकर उसके शरीर के छितड़े कर दिए गए और पूरी घटना को एक हादसा बता दिया गया। अब सब कुछ साफ हो जाता है। हत्याओं का तरीका इतना क्रूर क्यों था? क्योंकि ये सिर्फ बदला नहीं है, ये एक तरह का सिंबॉलिक जस्टिस है। मतलब जैसा तुमने मेरे साथ किया, मैं तुम्हारे साथ ठीक वैसा ही करूंगी वाला हिसाब। विशाली की आत्मा उसी क्रूरता को दोहरा रही है जो उसने सहन की थी। ये उसके दर्द और गुस्से का आईना है। कहानी का क्लाइमेक्स बाबा के मंदिर में होता है। सारे बचे हुए दोस्त और उनके परिवार वाले वहां जमा हैं। विशाली और उसकी माँ रिद्धि दोनों की आत्माएं सामने आती हैं। ऐसा लगता है कि अब आखिरी फैसला होगा, लेकिन तभी कहानी एक और शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट लेती है। हाँ, ठीक जब लगता है कि विशाली अपना बदला पूरा करने वाली है, शुभित, जो पूरी कहानी में सबसे सीधा सादा और चुप रहने वाला किरदार था, वो टूट जाता है। वो चीख कर कबूल करता है कि उसने ही अपने सभी दोस्तों को मारा है। एक मिनट, शुभित, ये तो यकीन करना मुश्किल है। वो कैसे ये सब कर सकता है? और अगर उसने किया तो फिर विशाली की आत्मा क्या कर रही थी? यही तो कहानी का सबसे गहरा और डरावना पहलू है। बाबा बताते हैं कि शुभित ने किसी को अपने हाथ से नहीं मारा, वो तो मास्टरमाइंड था। उसने विशाली की आत्मा के गुस्से और दर्द को पहचाना और उसे अपने मकसद के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर विशाली की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि वो जेल के अंदर खून कर सकती थी, तो उसे शुभित जैसे इंसान की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो खुद बदला नहीं ले सकती थी? बहुत अच्छा सवाल है। शायद वो ले सकती थी, लेकिन शुभित ने उसके गुस्से को एक दिशा दी, उसे भड़काया और शायद उन लोगों तक पहुंचाया जिन तक वो खुद नहीं पहुंच पा रही थी। वो हत्यारा है, लेकिन उसका हथियार कोई चाकू या बंदूक नहीं, बल्कि एक अतृप्त और क्रोधित आत्मा है। वो विशाली के दर्द का सौदागर था। उसने उसके न्याय की लड़ाई को अपने निजी बदले में तब्दील कर दिया। और फिर आखिरी कील ठोकता है वो तांत्रिक गुरु
जो बताता है कि शुभित नहीं, ये सारा जाल बुना था। और वो खुद यानी तांत्रिक सालों पहले विशाली की मां रिद्धि की हत्या में शामिल था। मतलब सारी कड़ियां आखिर में आकर शुभित से ही जुड़ती हैं। बिल्कुल, पूरा चक्र पूरा होता है। एक माँ की हत्या, फिर उसकी बेटी के साथ विश्वासघात और हत्या, और इन सब के पीछे की नफरत जो पीढ़ियों तक सुलगती रही। कहानी ये साफ नहीं करती कि शुभित का असल मकसद क्या था। क्या वो विशाली से प्यार करता था या उसकी माँ से कोई रिश्ता था? लेकिन ये जरूर दिखाती है कि बदले की आग कैसे एक इंसान को राक्षस बना सकती है, जो दूसरों के दुख को भी अपनी जीत के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो वो बुरी नहीं थी, सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये धोखे, विश्वासघात और उस दर्द की कहानी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। यहाँ अलौकिक ताकतें न्याय का एक जरिया तो बनती हैं, लेकिन वो भी किसी और की साजिश का मोहरा बन जाती हैं। और कहानी का शीर्षक वो बुरी नहीं थी सिर्फ विशाली के आखिरी शब्द नहीं है। ये उस सामाजिक सोच पर एक गहरी चोट है जो किसी भी लड़की के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले एक पल भी नहीं सोचती। विशाली की चीख सिर्फ अपनी बेगुनाही के लिए नहीं थी, बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ थी जो उसे बुरी करार दे रही थी और जिसके कारण ऐसी भयानक घटनाएं होती हैं। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। कहानी का अंत असली मास्टरमाइंड के खुलासे के साथ होता है, पर क्या इससे सच में न्याय मिलता है? क्या अलौकिक बदला कभी इंसानी जख्मों को भर सकता है, या ये सिर्फ हिंसा का एक नया चक्र शुरू करता है? और सबसे बड़ा सवाल, उस आत्मा का क्या होता है जिसके बदले की भावना का किसी और ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया? क्या उसे कभी शांति मिलती है?